भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुरेव साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। आइए, कल हम लोगों ने जो कुछ भी आरंभ से अंत तक समापन के समय तक जहाँ पहुँचे थे वो ये था कि 2 घंटे की जब हम प्राइवेट कक्षा लेंगे तो उसके 4 कालखंड होते हैं। ये सामने जो है इधर भी और इधर भी, तो 4 कालखंड में से कालखंड 1 इसको हम लोगों ने समाप्त कर लिया था। अब आते हैं हम कालखंड 2 में, उसमें है सद्वाक्य, मनन, चिंतन, प्रेरणाप्रद कहानी, स्वस्थ रहने की कला। हमने कल पूरे 4 कालखंड के संबंध में कुछ एक समरी जैसा आपको महत्वपूर्ण बातों को समझा दिया था। अब अपन आज सपाटे से बिल्कुल पहले कालखंड 2-3 को पहले समाप्त करते हैं, जो कि बैठ करके किया जाता है 25 और 25 मिनट का। मैं निवेदन करती हूँ हमारे प्रशिक्षक यहाँ पर आए और आइए। आदरणीय श्रद्धेय हमारे दीदी जी, भैया और यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित शिक्षकों को बहुत प्रणाम करती हूँ मैं। आइए, द्वितीय कालखंड के लिए बात करने के लिए कहा गया है। द्वितीय कालखंड में पहला होता है सद्वाक्य, मनन, चिंतन। तो यहाँ पर नहीं है, बोलते हैं क्योंकि आप सब शिक्षक हो, सारा चीज़ आपको पता है, लेकिन यहाँ पर एक बच्चों के साथ कैसे बोलना है बस वही बताया जा रहा है। क्योंकि आप सर्वज्ञ हो, शिक्षक सर्वज्ञ होता है, आपको सब पता है, सब पढ़े लिखे हो, सब उसको पढ़ लिए हो, पढ़ा डाले हो, लेकिन ये कालखंड के अकॉर्डिंग इसको बोला जा रहा है। जैसे कि है, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ही सिल पर होत निशान। जब कक्षा में आप प्रस्तुतिकरण करेंगे तो इसको ब्लैक बोर्ड में लिखेंगे। ब्लैक बोर्ड में लिखने के बाद बच्चों को इनको पढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे। बच्चे पढ़ेंगे, क्योंकि बच्चे फ्लुएंटली पढ़ भी नहीं पाते हैं, कोई बच्चे अच्छे से पढ़ भी पाते हैं। अगर हमारे बच्चे पढ़ लेते हैं तो सबसे पहले उनको बोलेंगे शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। जो थोड़ा सा पढ़ पाते हैं तो उनको भी बोलना है बहुत बढ़िया और प्रयास कीजिए। क्योंकि हमारे पास एक शिक्षक के पास एक ही चीज़ होता है जो बच्चों को आगे बढ़ाता है, वह है उत्साहवर्धन करने वाले वाक्य। बच्चों को हम कितना गणित पढ़ा रहे हैं, अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, इतिहास पढ़ा रहे हैं, ये माने नहीं रखता। अगर हम उसको शाबाश बेटा बोल देते हैं तो वो सारा चीज़ कर लेता है। तो बस वही करना है हमको, उनको पढ़ने के लिए बोलना है। तो बच्चे पढ़ लेते हैं तो फिर शाबाश बोलना है, फिर उसके बाद बच्चों को बोलना है अच्छा जी जी। और उसी प्रकार से फिर बच्चों को बोलेंगे कि क्या बेटा इसका अर्थ आप लोगों को पता है। जैसे कि मैंने अभी कहा, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ही सिल पर होत निशान। क्या आप लोगों में से कोई है जो इसका अर्थ बता सकते हैं बेटा? कोई है जो आप बता सकते हो? जो मैंने कहा उस लाइन को क्या आप पढ़ सकते हैं? कोई भी जी। आप लोग थोड़ा बच्चा बनिए ना, आप एक्टिंग करिए, आप ट्रेनिंग। करत करत अभ्यास के सिल पर होत निशान, जड़मति होत सुजान।
रसरी आवत जाति ही सिल पर पड़त निशान। ताली बजाएंगे इनके लिए। आपने बहुत अच्छा पढ़ा, बहुत बढ़िया प्रयास किया। क्या हमारे कोई और बच्चे हैं क्या हमारे इस शाला में जो इसको पढ़ सकता है? कोई और? करत करत अभ्यास के जड़मति होत से जान, रथरी आवत जात सिल पर पतत निशान। बहुत सुंदर, आप बहुत अच्छा पढ़े हो। अब बेटा आप लोगों को क्या पता है कि ये जो आपने पढ़ा है उसका कोई अर्थ होता है? इसका अर्थ पता है क्या? किसी को पता है? हाँ, हमारे वो बड़े बेटा को बहुत पता है। माफी चाहूंगी मैं माफी चाहूंगी जी। करत अभ्यास कर जड़मति हो सुझाव, रसरी आवत जाति सिल पर हो। बच्चों, बार बार कोई वस्तु को करने से अभ्यास हो जाता है। जिस प्रकार हम पत्थर के टुकड़े में यदि रस्सी बार बार करेंगे तो पत्थर में भी निशान लग जाएगा, ऐसे ही हम मेहनत करेंगे बार बार तो हम अभ्यास। बहुत सुंदर, इनके लिए ताली बजाएंगे जी। यही हमको वहाँ पर करना है और उसके शाब्दिक अर्थ को बताने का प्रयास करना है। अब बच्चों को ये भी बताना है कि किस तरह से कुएं का उदाहरण देंगे हम, कि कुएं से जब रस्सी से हम पानी खींचते हैं तो कुछ दिनों के पश्चात जबकि रस्सी को घिस जाना चाहिए, कुछ दिन ऐसा होता है कि वो पत्थर जो है वो घिस जाता है। उस रस्सी में इतनी ताकत आ जाती है कि बार बार एक ही जगह आने जाने से वहाँ पर निशान पड़ जाता है। वो बोरिंग होता है ना, हैंडपंप के नीचे में जो रखते हैं, बर्तन रखते हैं हम लोग पानी भरने के लिए, कुछ दिनों के बाद वहां पर गड्ढा हो जाता है। तो वो बर्तन गड्ढा करता है क्या? नहीं करता है। नियमित हम लोग उसमें एक पानी भरा हुआ बर्तन रखते जाते हैं, एक दिन वो गहरा गड्ढा हो जाता है। तो क्या होता है, बार बार करने से हम पत्थर को भी निशान छोड़ जाते हैं। उसी प्रकार ठीक जब हम अभ्यास करते हैं, आज हमारी गणित नहीं बन रही है, बार बार प्रयास करते हैं तो वो गणित बन जाती है। कोई चीज़ याद नहीं हो रहा है पढ़ते समय, बार बार उस पर हम मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, पढ़ाई करते हैं तो याद हो जाता है। इसी प्रकार एक बार जो हिमालय फतह करने के लिए गया था वो हार गया, तो बार बार प्रयास किया तो एक दिन वो माउंट एवरेस्ट का विजेता घोषित हो गया। हमारे जो खिलाड़ी इतने सारे मेडल लेकर आए हैं, क्या वो एक ही प्रयास में लाए हैं? नहीं लाए हैं, वो बार बार प्रयास किए हैं तो ये प्राप्त किए हैं। और इस प्रकार से आप एकलव्य के भी नाम जानते हैं। एकलव्य के गुरु क्या कौन थे? गुरु द्रोणाचार्य। कहने को तो गुरु द्रोणाचार्य ही हैं, लेकिन गुरु द्रोणाचार्य को भी नहीं पता था कि वे उनके गुरु हैं। ऐसा था, क्योंकि गुरु द्रोणाचार्य को भी नहीं पता था कि मैं इनके गुरु हूं करके। तो सही दृष्टिकोण से उनका गुरु द्रोणाचार्य जरूर थे प्रतीक के रूप में, अभ्यास उनका गुरु था। द्रोणाचार्य के उनके प्रतीक को सामने रखे थे, लेकिन वो नित्य वहां पर खड़े होकर अभ्यास करते थे। उनको लगता था कि मेरे गुरु द्रोणाचार्य हैं, लेकिन उनका गुरु जो था अभ्यास था, नित्य जो करते थे। तो बेटा हम लोग जब नित्य अभ्यास करेंगे तो बड़े से बड़े जो समस्या है हमारे सामने, उसको हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो क्या आप लोग भी करेंगे? जी आचार्य जी। जी, तो बढ़िया है, आप संकल्प लेके जाइए और कोई भी कार्य को करने के लिए नित्य अभ्यास करेंगे। धन्यवाद। आगे के लिए इसके साथ में एक दृष्टांत को कुछ जोड़ना चाहिए। 6 मिनट का है ना, ये 6 मिनट का है। जैसे कि कल बात हुई थी कि अपन क्या करें, सर्वात्म मनन चिंतन में ध्यान देने की बात। मैंने कल कहा था कि मैं ये लोग बात करेंगे तो आपको मतलब बच्चा समझ के बात करेंगे, मैं बात करूंगी तो आपको प्रशिक्षक समझ के बात करेंगे। तो ध्यान देने की बात है, आप भी ऐसे डिवाइड कर लीजिएगा जब प्रशिक्षण देंगे तो ये तो लिखा हुआ है कितने मिनट लगे, 6 मिनट नहीं हुए अभी आपको, है ना, क्योंकि बड़ों का प्रशिक्षण है तो इसलिए बताया जा रहा है। लेकिन आपको थोड़ा विस्तार करना पड़ेगा, उसमें दृष्टांत को जोड़ना पड़ेगा और आप स्लोली बोलिए ताकि बच्चा जो है वो तरीके से समझ सके। जैसे आप इसको भी दोहराएंगे ना, जैसे तो आप इसी तरीके से दोहराइए, इसको इसी तरीके से दोहराइए। जैसे करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान रे भाई
सिल पर परत निशान। रस लेकर के बोलिए, उनसे रस पैदा कीजिए। छोटे बच्चों से बात करें करके हमेशा आपको याद रहना चाहिए। हाँ, तो बच्चों देखियो, आपने सुना क्या लिखा है? अब देखिए बोर्ड में, करत करत अभ्यास के अंडरलाइन कर दीजिए। कौन कौन सी बातें ध्यान देने की? करत करत अभ्यास के, क्या करना है? अभ्यास। अभ्यास माने दोहराना, बार 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 दोहराना। जड़मति होत सुजान, क्या होता है? जब बार बार अभ्यास करते हैं तो क्या होता है? सुजान। कौन होता है? जड़मति। बुद्धू भी बुद्धिमान बन जाता है, कहने का मतलब ये, ठीक है ना? जैसे कि रसरी आवत जात ते, रस्सी को जब बार बार कठोर पत्थर पर भी घिसते हैं, जबकि रस्सी कोमल होती है, तो क्या हो जाता है? सिल पर परत निशान, पत्थर पर भी निशान पड़ जाता है। तो वैसे ही जो उन्होंने बोला उसी को स्लोली थोड़ा बोलेंगे आप। मतलब चूंकि पहला प्रयोग है, इसलिए मैं चाहती इनको अच्छे समझ में आ जाए कि बाद में तो अपन गीतांजलि एक्सप्रेस चलाएंगे जल्दी, क्योंकि एक आध डेमो ऐसा हो जो कि बिल्कुल इसको स्लोली बता करके। तो इस प्रकार से तो बच्चों ये समझ में आना चाहिए आपको कि हम जब कोई भी काम करते हैं और जब बार बार करते हैं तो वो भी आसान हो जाता है। जैसे कि बार बार कोमल रस्सी को भी कठोर पत्थर पर घिसने से क्या हो जाता है? निशान पड़ जाता है। प्रश्नोत्तरी स्टाइल याद है ना? कल की प्रश्नोत्तरी स्टाइल है, प्रशंसात्मक स्टाइल है। क्या बन जाता है? निशान में। शाबाश, निशान बन जाता है। ये याद रहना चाहिए आपको, ठीक है? अब देखिए, आपको एक छोटी सी बात बताऊं। आप ही के समान एक बालक था तो जैसा भी था बेचारा, पढ़ने में थोड़ा सा तो कमजोर तो था, और उनके सारे साथी उनको क्या कहते थे? उनको बुद्धू कहते थे। और यहाँ तक कि एक पेपर में लिख देते थे बुद्धू और उसकी पीठ पर चिपका देते थे। अब वो इधर घूमता था तो सब लोग को दिखता था बुद्धू, तो सब उसको चिढ़ाते थे और हंसते थे, खिल्ली उड़ाते थे। बेचारा परेशान हो गया था, और कारण उसका ये था कि उसके टीचर एक बार उनको बुला करके ब्लैक बोर्ड में उनको मैथ्स सॉल्व करने के लिए बोले। वो आया, पैर हाथ कांपते प्रयास भी किया बेचारा, लेकिन कर नहीं पाया। उनके टीचर ने उसको बहुत लड़ाड़ा, बोले बेवकूफ, जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते, जाओ। बेचारे को बड़ा बुरा लगा, बच्चा तो था आप ही के समान छोटा, और अपनी रोनी सूरत बनाए छोटा सा मुंह लेकर के अपने घर गया। जब माँ ने देखा तो माँ ने पूछा कि बेटा क्या हुआ? तो मायूसी से बोलता है कि माँ, क्या मैं जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर सकता? तो माँ ने बोली, कौन कहता है ऐसा? बोले आज मेरे गुरुजी ने, आज मेरे शिक्षक ने मुझे कहा है। बोले नहीं बेटा, ये सब अभ्यास का खेल है, तुम रोज रोज करोगे तो तुम होशियार हो जाओगे। अच्छा ऐसा है क्या? हाँ, जो लोग भी बड़ा काम करते हैं वो अभ्यास करते हैं, बार बार करते हैं, संकल्पित हो जाते हैं तो कर लेते हैं। आप भी कर सकते हैं इसको। अच्छा ऐसा है, तब तो मैं ये मैथ्स को बनाऊंगा ही, और इस मैथ्स को ही बनाऊंगा मैं तो। और उसने इतना अधिक अभ्यास किया, मेहनत किया, वही बालक आगे जाकर के आइंस्टीन, वैज्ञानिक आइंस्टीन के नाम से प्रख्यात हुआ। तो आप इतने बुद्धू हो क्या? नहीं हो, ठीक है ना? आपका बॉडी लैंग्वेज काम करना चाहिए बच्चों बोलते समय। आप इतने बुद्धू हो क्या? नहीं हो ना? कोई बच्चा हमारा इतना बुद्धू नहीं है जिसके पीठ में चिपका दिया जाए बुद्धू, उसको खिल्ली उड़ाई जाए, कोई नहीं है। आप लोग तो बड़े होशियार हो, बड़े प्यारे प्यारे बच्चे हो। तो बेटा आपको अभ्यास करना है और बुद्धू किसी को नहीं बनना है। किसी को बनना है बुद्धू? क्या बनना है? बुद्धिमान बनना है कि बुद्धू बनना है? बुद्धिमान बनना है ना, बुद्धिमान। सब लोग ताली बजाइए। वेरी गुड, हमारे सारे बच्चे बहुत बुद्धिमान हैं, कोई बुद्धू नहीं है यहाँ पर, ठीक है? तो आज से हम अभ्यास करेंगे, लेकिन किस चीज़ का अभ्यास करेंगे? हम तो रोज क्रिकेट खेलेंगे, हम तो रोज टीवी देखेंगे साहब, हम सवेरे 8 बजे तक सो के उठेंगे, सवेरे सोते रहेंगे, यही अभ्यास करना है क्या? अब कुछ भी बात को आपको उनकी जीवन विद्या के साथ में पिरो देना है प्रैक्टिकली। वो किसके ऊपर लागू करेगा? प्रतिदिन मुझे 2 घंटा पढ़ाई का अभ्यास करना है,
प्रतिदिन प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उठने का अभ्यास करना है। प्रतिदिन माता पिता को प्रणाम करने का अभ्यास करना है। प्रतिदिन प्रातःकाल मुझे ईश्वर के पास, जिस भगवान को आप मानते हैं, कल आपको बताया था ना कि ध्यान करते हैं, तो ध्यान करना है और इस प्रकार से अपने आप को बुद्धिमान बनाना है अभ्यास करके। जब ये करेंगे तो आप बुद्धिमान बनेंगे। ठीक है, बोली भारत माता की जय। अब ये थोड़ा सा अंतर हो गया, उनने जो बताया था ना वो अपन आगे वाला क्रम है, फटाफट, अब टाइम कम है ना, इतना सारा करना कवर, तो जल्दी जल्दी बोलेंगी वो, बाकी बात जल्दी जल्दी बोलेंगे। मैं उसको स्लो गाड़ी करके आपको बता दी स्पष्ट रूप से किस तरीके से करना है, तो वो रोचक बनेगा, बच्चों को रस आएगा। रस आने में समय लगता है, थोड़ा उनको टाइम देना पड़ता है, उनका मुंह ताकना पड़ता है। आपने मेरी बात सुन लिया बेटा, सुने कि नहीं सुने, ये टाइम देना पड़ेगा आपको, तो ये थोड़ा ध्यान रखना है ना। ठीक है, कहानी बताएंगे तो, सद्वाक्य मनन चिंतन बताएंगे तो, किसी भी विषय का, किसी भी चीज़ का विश्लेषण करेंगे तो बच्चों के साथ ऊपर उठिए आप, बच्चों को टाइम दीजिए। बच्चा आपको फॉलो नहीं कर सकता, हमें पहले स्तर पर बच्चे को फॉलो करना पड़ेगा, बच्चों को नीचे से ऊपर उठाना पड़ेगा, भावनात्मक रूप से भी और समय के रूप से भी, तो बात बनेगी। अच्छा बच्चों, अब कहानी सुनेंगे। कहानी सुनना किसको किसको पसंद है? अच्छा, सबको पसंद है भाई। अच्छा, अगले सप्ताह कहानी सुनाएंगे, चलेगा क्या? अच्छा, आज ही सुनना है, चलिए भाई, तो अभी सुनाते हैं कहानी। आज बच्चों आपको एक बहुत शानदार कहानी सुनाने जा रहे हैं। अच्छा, आप बताइए, आपको कहानी कौन सुनाता है घर में? दादा दादी सुनाते हैं। चलिए, तो बच्चों एक गांव में एक रामू नाम का लकड़हारा था। कौन था बच्चों? रामू। लकड़हारा जानते हैं ना, क्या करता है लकड़हारा? लकड़ी काटता है। किससे काटता है? कुल्हाड़ी से। तो कुल्हाड़ी लेकर ना लकड़ी काटने के लिए वो शहर गया। कहाँ गया? ठीक है क्या? अच्छा, जंगल गया। ठीक, जंगल गया। तो रामू नाम का लकड़हारा जो है लकड़ी काटने के लिए कहाँ गया? और जंगल जाकर के बच्चों वो उस पेड़ को देखने लगा जो बहुत सूखा है, क्योंकि वो बहुत अच्छा था। वो जानता था कि हरी भरी पेड़ को नहीं काटना चाहिए। तो वहाँ पर एक नदी था और नदी के किनारे एक सूखा पेड़ था। वो सूखा पेड़ जो है ना नदी की ओर ऐसे झुका हुआ था। जो रामू जो है उस पेड़ पर चढ़ करके उस सूखी टहनी को काटने लगा। अब वो जो सूखी जो डंगाली थी वो नदी की तरफ झुकी हुई थी, तो ऐसे झुक करके ऐसे काटने लगा। काटते चूँकि वो लकड़ी बहुत ज़्यादा, जो टहनियाँ बहुत ज़्यादा सूख गई थी, तो उसको काटने में समय लगने लगा। तो इस बीच उसका हाथ इतना दर्द किया कि उसको जो कुल्हाड़ी है हाथ से छूटकर नदी में गिर गई। अब बच्चों जब नदी में गिर गई तो उसे बड़ा दुख हुआ और वो पेड़ से नीचे उतरा और जोर जोर से रोने लगा। और जोर जोर से रोकर कहने लगा, हे भगवान, मैं तो एक गरीब आदमी, मेरे पास ऐसी पैसे की कमी है और मेरा एक ही कुल्हाड़ी थी, उससे मैं लकड़ी काटकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। अब मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई, अब मैं कैसे अपने परिवार का पालन पोषण करूंगा? ऐसा कह करके बच्चों जोर जोर से रोने लगा। कौन रोने लगा? राम। तो इस बीच बच्चों नदी से जल देवता प्रकट हुए। कौन प्रकट हुए? और जल देवता रामू के पास गए और रामू के कंधे में हाथ रखकर पूछे, रामू तुम क्यों रो रहे हो? तो रामू ने कहा, हे जल देवता, मेरी एक ही कुल्हाड़ी थी और वो नदी में गिर गई। अब मैं कैसे लकड़ी काटूंगा और कैसे अपने परिवार का पालन पोषण करूंगा? तो जल देवता बोले, रामू तुम रो मत, मैं अभी तुम्हारी कुल्हाड़ी वापस ले आता हूँ। और बच्चों जल देवता नदी में कूदे और सोने का चमचमाता कुल्हाड़ी लेकर के रामू के पास आए और रामू को बोले, ये लो रामू तुम्हारी कुल्हाड़ी। अब रामू की कुल्हाड़ी कैसी थी? लोहे की थी। और जल देवता ने उसको कौन सी कुल्हाड़ी दी? सोने की। तो रामू जो कि एकदम सच्चा इंसान था, तो रामू ने हाथ जोड़कर कहा, हे जल देवता, ये कुल्हाड़ी तो मेरी नहीं है, मेरी कुल्हाड़ी तो वही लोहे की पुरानी कुल्हाड़ी है। अब की बार जल देवता फिर से कूदे जल में और चांदी का कुल्हाड़ी लेकर आए। तो रामू ने फिर कहा,
हे जल देवता ये कुल्हाड़ी भी मेरी नहीं है। अब की बार जल देवता उसकी पुरानी वही जंग लगी लोहे की कुल्हाड़ी लेकर के आए। तो रामू ने हाथ जोड़ते हुए कहा, हे जल देवता यही मेरी कुल्हाड़ी है और मेरी कुल्हाड़ी आप वापस कर दीजिए। तो बच्चों जल देवता रामू से बहुत प्रसन्न हुए और बोले कि रामू मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ क्योंकि तुम एक सच्चे इंसान हो। मैंने तुम्हें सोने की कुल्हाड़ी चांदी की कुल्हाड़ी देने का प्रयास किया लेकिन तुमने सच बोला और ये दोनों कुल्हाड़ी लेने से मना कर दिया, इसलिए मैं ये दोनों कुल्हाड़ी तुम्हें इनाम में देता हूँ। इस प्रकार बच्चों रामू अपनी लोहे की कुल्हाड़ी के साथ सोने और चांदी की कुल्हाड़ी लेकर घर आता है और सोने और चांदी की कुल्हाड़ी बेच करके बहुत सा धन इकट्ठा करता है और बढ़िया दुकान खोल लेता है। उसी के बगल में रहता है श्यामू नाम का लकड़हारा। अब श्यामू जो है थोड़ा सा लालची किस्म का रहता है। तो श्यामू रामू से पूछता है कि भाई रामू कल तक तो तुम मेरे जैसे गरीब थे, आज इतना पैसा कैसे आया? तो रामू तो चूंकि सच्चा इंसान रहता है तो रामू सारी बात सच सच बता देता है। तो श्यामू के मन में लालच आ जाता है और श्यामू सोचता है कि क्यों ना मैं भी ऐसा कुछ करूं और मैं भी ऐसा ही पैसा इकट्ठा कर लूं। दूसरे दिन क्या करता है श्यामू, खूब सुबह उठता है और उठ करके अपनी लोहे की कुल्हाड़ी लेकर के कहाँ जाता है? जंगल जाता है। अब जंगल जाकर के उसी पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है और लकड़ी काटने का प्रयास करता है, एक्टिंग करता है और चूंकि अब तो एक्टिंग कर रहा है, एक्टिंग करते हैं तो बात दूसरी हो जाती है। तो जानबूझ करके अपनी कुल्हाड़ी को कहाँ गिरा देता है? नदी में। उसके बाद नदी में गिरा देता है। उसके बाद पेड़ से उतर करके वो झूठ मूठ का रोने लगता है। अब झूठ मूठ का रोएंगे तो आंसू आता है क्या? तो आप लोग को झूठ मूठ का आंसू लाना रहता है तो कैसे करते हो? पानी को लगा लेते हो ना। वैसे ही वो नदी का थोड़ा सा पानी निकाल करके ऐसे आँख में लगा लेता है और जोर जोर से रोने लगता है। तो वहाँ से एक जल देवता प्रकट होते हैं फिर से और जल देवता पूछते हैं श्यामू तुम क्यों रो रहे हो? तो श्यामू बोलता है, हे जल देवता मेरी एक ही कुल्हाड़ी थी, वो नदी में गिर गई, अब मैं कैसे लकड़ी काटूंगा? तो जल देवता पुनः वही सोने की चमचमाती कुल्हाड़ी लेकर आते हैं और श्यामू को देते हैं, ये लो श्यामू तुम्हारी कुल्हाड़ी। तो श्यामू तो उसी चीज के लिए एक्टिंग करते रहता है। तो श्यामू झट से बोलता है, हे जल देवता यही मेरी कुल्हाड़ी है और जल्दी से मेरी कुल्हाड़ी वापस कर दीजिए। तो जल देवता को बड़ा गुस्सा आता है और उसका कान पकड़ के बोलते हैं, श्यामू तुम बहुत झूठे इंसान हो, तुम्हारी ये कुल्हाड़ी सोने की नहीं है, फिर भी तुमने जानबूझकर झूठ बोला और लालच में तुमने इस कुल्हाड़ी को अपना कहा, तो मैं तुम्हारे जैसे झूठे इंसान की मदद नहीं कर सकता। और बच्चों जल देवता न तो उसकी लोहे की कुल्हाड़ी वापस करते हैं और न ही सोने की कुल्हाड़ी उसे देते हैं। अब श्यामू सही में रोने लगता है और सही में उसके आंसू निकलने लगते हैं। तो इस प्रकार हमारी कहानी पूरी हुई। अब इस कहानी से क्या शिक्षा में कैसी लगी? पहले तो ये बताइए कि आपको कहानी कैसे लगी। अब इस कहानी से क्या शिक्षा मिली, कौन बताएगा? हाथ ऊंचा कीजिए। हाँ बोलिए। जी हाँ, जोरदार ताली के लिए। और कोई बताना चाहेंगे? कच्चे पेड़ को नहीं काटना चाहिए। बहुत बढ़िया, कच्चे पेड़ को नहीं काटना चाहिए। जोरदार ताली भागीरथी जी के लिए। और ईमानदारी का फल मीठा होता है। हाँ बहुत बढ़िया, ईमानदारी का फल। जोरदार ताली इनके लिए भी। और कोई बताएंगे? दूसरे से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। हाँ, दूसरे से कभी ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। जोरदार ताली। तो बच्चों आपने बहुत बढ़िया बढ़िया बात कही और वास्तव में इस कहानी से हमें बहुत सारी शिक्षा मिली। पहले तो हमें लालच नहीं करना चाहिए। आपके पास पेन है लेकिन आपके मित्र के पास बहुत कीमती पेन है, तो उस कीमती पेन को देख करके आप लालच करेंगे क्या? नहीं, आपके पास जो पेन है उसमें संतुष्ट रहिए। आपके मित्र के पास महंगी वाली घड़ी है तो आपको उसका लालच नहीं करना है। तो हमेशा आपके पास जो है उसमें संतुष्ट रहिए और आपको अच्छी चीज़ चाहिए ना,
तो आप मेहनत करिए, अच्छे से पढ़ाई लिखाई कीजिए और उसके बाद फिर अपने अच्छे पैसा कमाइएगा और जो चाहिए वो खरीद लीजिएगा, लेकिन कभी भी दूसरों की चीज़ों का लालच नहीं करना। और बच्चों हमेशा सत्य बोलना चाहिए, क्योंकि सत्य में ना भगवान निवास करते हैं। कभी कभी आप झूठ बोलते हैं ना, आप स्कूल से लेट हो जाते हैं, स्कूल जाने में लेट हो जाते हैं और आप झूठ बोल देते हैं मेरा तो साइकिल का टायर पंचर हो गया था, जबकि हुआ ही नहीं रहता है। तो ऐसे में फिर क्या होता है, आपके अंदर का जो भगवान है ना नाराज हो जाता है और आपके अंदर का राक्षस जाग जाता है। फिर ऐसे लोग को भगवान कभी पसंद नहीं करते, जैसे श्यामू को भगवान पसंद नहीं किए। तो बच्चों हमेशा सत्य बोलना चाहिए और कभी भी दूसरों की चीज़ों का लालच नहीं करना चाहिए। चलिए हमारे साथ संकल्प लेंगे इस प्रकार, मुट्ठी बांधिए। हम संकल्प लेते हैं कि कभी भी दूसरों की वस्तुओं का लालच नहीं करेंगे, हमेशा सत्य बोलेंगे। और बच्चों हम आपके घर जाएंगे ना, तो आपके माता पिता से पूछेंगे कि आप सच बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, तो आपका उत्तर, आपके माता पिता का उत्तर हाँ में होना चाहिए। कहानी से संबंधित कैसे प्रस्तुत करेंगे? कहानी ऐसे बोलिए, बॉडी लैंग्वेज, आपका अंग अंग बोले, केवल मुंह ना बोले। आप जो शब्द बोले वो बच्चों के दिमाग शब्द के आधार पर कल्पना उभरने लगे। जैसे आपने कहा कि बच्चों एक जंगल था, एक लकड़हारा था। लकड़हारा क्या करता है? वो खुद ही बोलेगा, लकड़ी काटता है। तो कल्पना चित्र आ गई उसके दिमाग में, लकड़हारा, लकड़ी काटने वाला, कुल्हाड़ी और वो जंगल, वो दिखना चाहिए उसे। इस तरीके से बोलिए, मतलब आपकी आंगिक भाषा काम करे। एक बात। दूसरी बात, प्रश्नोत्तरी वाली बात आ गई। तीसरी बात, उसमें कुछ उनको हंसी आए, इस प्रकार की बातों को ध्यान रखें और थोड़ा रुक करके बोले, जिससे कि बच्चा बदले में आपको जवाब दे सके, उसको थोड़ा समय मिले। और अंतिम बात है, शिक्षा उन्हीं से पूछनी, बच्चों से। और एक शिक्षा नहीं होगी, कई शिक्षा होगी, जैसे भी आप लोगों ने बोला। तो कोई शिक्षा किसी बच्चे ने कहा, कोई शिक्षा किसी बच्चे ने कहा। अब उसके पश्चात सारी शिक्षाओं को, जो भी 3, 4, 6, 8, 10 जितने भी होंगे, या जो छूट गया बच्चे से, स्वयं आचार्य उन सबको एक साथ इकट्ठे करेगा। देखिए तो क्या बात निकली? इतनी शिक्षा है। नंबर 1 ये, नंबर 2, नंबर 3 ये, नंबर 4 ये। सब लोग तालियां बजाइए और तालियां बजा करके उसका अभिनंदन करें। तब कहानी कंप्लीट। कहानी जब भी बताएं, शिक्षाप्रद कहानी बताइए, जिसमें उसको अनुकरण करने के लिए कुछ मिले। कुत्ता, बकरी, खरगोश, इस प्रकार की कहानियाँ जो होती हैं वो बहुत छोटे बच्चों के लिए तो ठीक रहती है, लेकिन ये जो मिडिल क्लास के बच्चे हैं ना, उनके लिए वो थोड़ी जमती है। उस तरह की कहानी मत बताइए। तो जीवंत इंसानों की कहानी, जिससे कुछ शिक्षा मिल सके, कुछ प्रेरणा मिल सके, जीवंत प्रेरणा मिल सके, ऐसी कहानियों का चयन करिए। अब दूसरी बात, जो पहले सदवाक्य मनन चिंतन कराया और दूसरे में कहानी करवाया, तो दोनों के शिक्षाओं की मैचिंग अगर है तो और सोने में सुहागा। जो शिक्षा उनकी सदवाक्य मनन चिंतन से निकल रही है, वही शिक्षा कहानी से निकले, तो दोनों मैचिंग होगी ना, तो वो शिक्षा और ज़्यादा सुदृढ़ हो जाएगी। हमेशा तो ऐसा हो नहीं पाएगा, पर कोशिश कर सकते हैं आप। काफ़ी कुछ ऐसा हो जाता है, ये ध्यान रखा जा सकता है। अब अगला आता है, अब इसमें एक स्वस्थ रहने की कला है। तीसरे कालखंड में, दूसरे कालखंड में, तीसरे में भी है स्वस्थ जीवन जीने की कला। इसमें अलग अलग लिखा है, लेकिन आप एक सप्ताह में एक ही प्रयोग करेंगे, चाहे वो स्वस्थ रहने की कला भी हो सकती है या जीवन जीने की कला हो सकती है। और ये सबसे महत्वपूर्ण, एक तो कहानी और ये जीवन जीने और स्वस्थ रहने की कला का प्रयोग। मैंने कल प्रयोग के बारे में बताया था आपको कि कुछ सामग्री के आधार पर उसमें कुछ डिमॉन्स्ट्रेशन किया जाता है करके, वो चीज़ है। अब उसकी विधि को देखिए आप, फिर ये करना है आप लोगों को, करके दिखाना है। इधर किताब उसके बाद मिलेगी भी आपको। बोलिए भारत माता की। अच्छा बच्चे, क्या है? झाड़ू। झाड़ू से क्या करते हैं? कचरे की कि घर की? घर की। चलिए थोड़ा झाड़ू लगा के देखें क्या ठीक है? ऐसे लगाते हैं क्या? नहीं लगाते। कैसे लगाते हैं? लगा के बताएंगे क्या?
चलिए लगा के बताइए। किसी बच्चे को बुला लेते हो आचार्य जी। हाँ बहुत बढ़िया, जोरदार ताली भाई, बहुत अच्छे से झाड़ू लगाया। अच्छा बच्चों, अगर हम झाड़ू नहीं लगाएंगे तो क्या होगा? गंदा हो जाएगा, और घर गंदा हो जाएगा तो क्या होगा? कीटाणु आ जाएंगे, और कीटाणु आ जाएंगे तो क्या होगा? बीमार पड़ जाएंगे। बहुत बढ़िया। तो बच्चों, हम स्वस्थ रहें इसके लिए अपने घर की नियमित सफाई करते हैं, नियमित हम झाड़ू लगाते हैं। अच्छा बच्चों, हम रोज भोजन करते हैं तो भोजन हमारे पेट में जाता है। कुछ भोजन पच करके हमारे शरीर के लिए रस, रक्त और मांस और हड्डियों को मजबूत करता है, और जो भोजन बाकी अपशिष्ट पदार्थ के रूप में उसकी सफाई होती है। तो हमारा ये जो पाचन तंत्र है, ये किसका चित्र है? पाचन तंत्र का। तो इसकी सफाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तो हमारे पेट की सफाई के लिए कैसे झाड़ू लगाएंगे? मालूम ना? तो आइए बच्चों, हम बताते हैं कि आप अपने पेट की सफाई के लिए कैसे झाड़ू लगाएंगे। तो इसके लिए हम जिस झाड़ू को लगाते हैं उसका नाम है उषापान। क्या नाम है बच्चों? उषापान। उषापान कैसे करते हैं आइए हम बताते हैं। जब आप रात को सोते हैं ना, ये क्या है? लोटा। काहे का लोटा है? तांबे का लोटा। तो बच्चों, हमको क्या करना है? रात में किसी भी तांबे के लोटे में, अगर बड़ा सा लोटा है तो तांबे के लोटे में आपको पानी भरना है, और पानी भर करके आपको उसको टेबल या किसी पाटे अलमारी के ऊपर आपको रख देना है। ध्यान देंगे, इसको जमीन में नहीं रखना है। अगर जमीन में रखेंगे तो धरती ही इसकी शक्ति को खींच लेती है। पानी भरने के बाद जैसे ही आप सुबह उठते ही बिना मुंह धोए आपको इस तांबे के लोटे का जल गिलास में डालना है और रुकड़ो बैठकर घुट घुट पीना है। तो आइए, हमारे लोकेश बता रहे हैं कैसे पीना है। उकड़ो बैठना जानते हैं ना? आइए। बच्चों, तांबे को मुंह से नहीं लगाना है, गिलास में डालना है। और ये देखिए उकड़ो कैसे पंजे के बल बैठना है, इसको गिलास में डालना है और घूट घूट कर सिप सिप पीना है, ऊपर से नहीं पीना है। आप उकड़ू बैठकर पानी पीते हैं तो पानी सीधे आपके आंतों में जाता है, और आंतों में जाकर के वो एक ऐसा प्रेशर बनाता है कि आपके पेट की सफाई होती है। तो इस प्रकार आप 1 गिलास से शुरू करेंगे, 2 गिलास, 3 गिलास, जितना हो सकता है उतना पानी पिएंगे। ठीक। और पानी के पीने के बाद बच्चों, अगर आप 3 आसन करते हैं तो आपका पेट बहुत अच्छे से साफ होता है। आइए हम बताते हैं कौन कौन सा आसन। सबसे पहला है ताड़ासन। देखिए, दोनों हाथ को पंजे के बल रखेंगे, सीधे खड़े होंगे और हथेली उल्टा कर लेंगे। अब श्वास लेते हुए ऊपर की ओर उठेंगे, हाथ बिल्कुल सीधा रखेंगे, पंजे के बल खड़े होंगे, श्वास लेते हुए और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस। इसको कम से कम 3 बार करेंगे। फिर दूसरा तिर्यक ताड़ासन। दोनों पैर के बीच में गैप रखेंगे, हथेली बिल्कुल सीधी रखेंगे, थोड़ा सा कम। अब सबसे पहले बाईं ओर झुकेंगे। तो देखिए आपका कमर मुड़ेगा, जितना झुक सकते हैं झुकेंगे। श्वास छोड़ते हुए, श्वास लेते हुए सीधे होंगे, श्वास छोड़ते हुए दाहिनी ओर। तो बच्चों, हमने जो पानी पिया है वो पानी पूरी तरह से हाथों में फैलता है। ये हुआ तिर्यक ताड़ासन। क्या नाम हुआ इसका? और तीसरा आसन है बच्चों कटी चक्रासन। कटी माने कमर, चक्र माने मोड़ना। तो दोनों हथेली कंधे के समानांतर रखेंगे और सीधा रखेंगे और श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर घूमेंगे। तो देखिए, दायां हाथ कंधे पर रहेगा और बाएं हाथ पीछे चिपका हुआ, और घूमकर अपने दाहिने पैर की, बाएं पैर की एड़ी को देखेंगे। फिर सीधे और घूमकर अपने दाहिनी ओर घूमेंगे। इसको भी हमको 3 बार करना है। इसके पश्चात हथेली को ढीला छोड़कर पूरे ऐसे इस प्रकार बाजुओं में जोर पड़ता है, ये जो
जब बाजुओं में जोर पड़ता है तो तुरंत प्रेशर आता है। तो ये इसका क्या नाम बताया बच्चों हमने? उषापान। अगर आप उषापान करके इन तीनों में, दुनिया में जितनी बीमारी है अधिकांश बीमारी का कारण पेट का खराब होना ही है। अब बच्चों उषापान के संबंध में कुछ और बात देखिए, हमने तो कहा कि आपको तांबे के लोटे का उपयोग करना है, लेकिन अगर तांबे का लोटा नहीं है तो क्या करेंगे? तो पानी नहीं पिएंगे, ऐसा करेंगे क्या? नहीं। तो आपके घर में जो भी बर्तन है उस बर्तन पर पानी भरेंगे। कभी कभी घर में ना छोटा सा तांबे का लोटा होता है, तो क्या करेंगे? तो उस तांबे के छोटे से लोटे को बड़े पानी के बर्तन में डाल दीजिए, तो भी वो तांबे का गुण उसमें आ जाएगा। ऐसा भी कर सकते हैं। हमने कहा बच्चों कि आप बिना मुंह धोए पिएंगे पानी। इसका कारण क्या है? तो आप कहेंगे कि भाई हमारे शरीर में तो बीमारी हो जाएगी। तो बच्चों, रात को जब हम सोते हैं तो हमारे मुंह में एंटीबायोटिक कुछ कीटाणु जमा हो जाते हैं। वो कीटाणु उषापान के समय जब हम पानी पीते हैं तो हमारे पेट में जाकर के एंटीबायोटिक का काम करते हैं। उसके बाद फिर आप कुछ भी खाना पीना करेंगे तो आप पानी ब्रश मंजन करके ही करेंगे। तो कितने लोग उषापान करेंगे? बहुत बढ़िया। अच्छा बच्चों, अगर आपको ठंडा पानी पीने में तकलीफ हो तो कुनकुना पानी कर सकते हैं। थोड़ा कुनकुना करके पानी पिएंगे ना तो आपको ठीक लगेगा। और एक गिलास से शुरू करिए और धीरे धीरे बढ़ाइए। बच्चों, अगर नियमित उषापान करते हैं तो हमारे सर में कभी दर्द नहीं होगा, आंखों की रोशनी भी बढ़ती है, पेट हमेशा साफ रहेगा, दिन भर स्फूर्ति रहेगी और हर कार्य करने में आपको मन लगेगा। कितने लोग उषापान करेंगे? सही करेंगे? तो अगले सप्ताह हम आपसे पूछेंगे कि आपने उषापान किया कि नहीं किया। तो आपका उत्तर किसमें होना चाहिए? स्कूल जाने का मन नहीं करेगा और चले भी और पेट साफ नहीं होगा, फिर जाएंगे भी तो फिर बाजू वाला बोलेगा मैं इसके पास नहीं बैठता है ना। तो पेट साफ होना चाहिए। बच्चों बहुत हंसी आती है छोटी छोटी बातों में। आप उनको गुदगुदाइए बातों से, 2 ही लाइन बोलने की जरूरत है उनको। ठीक। ये जो किताब में लिखा हुआ है, ये किताब मोटी किताब में 201 नंबर पेज में उषापान वाटर थेरेपी अपने आप में। तो बासी मुंह में क्यों अपन को पानी पीना चाहिए, है ना। रात को क्यों हमें उषापान, रात के क्यों हमें रात का जल ग्रहण करना चाहिए उषापान के रूप में, उसके क्या फायदे होते हैं, नहीं होने से क्या नुकसान होता है। तो वैज्ञानिकों ने कहा है उषापान करने से 108 प्रकार की, सैकड़ों प्रकार की बीमारियों का नाश होता है, पता ही नहीं चलता, चेहरा चमकता है, बीपी शुगर ये सब संतुलित होते हैं। तो आप स्वाध्याय करेंगे जब इस मोटी बुक का, तब आपको बात समझ में आ जाएगी और ज़रूर आप इससे बच्चों को लाभान्वित कर पाएंगे। जैसे गले की बीमारी, नाक की बीमारियाँ, ये सब नहीं हो पाती। स्त्रियों को जितनी बीमारियाँ होती हो नहीं पाती, गर्भाशय का कैंसर इत्यादि, अनियमित माहवारी इत्यादि। आँखों में कई तकलीफें होती, वो नहीं हो पाती। ये जिस सिर का दर्द है, रक्तचाप है, मोटापा है, साइटिका है, आर्थराइटिस है, स्नायु रोग है, दिल की धड़कन है, कफ, खांसी, ब्रोंकाइटिस इत्यादि कई प्रकार की, अनेक प्रकार की बीमारियों का इलाज प्रातःकाल उषापान। तो समझदार लोग क्या करते हैं, अभी थोड़ा ठंड का दिन है, आप लोग भी करते होंगे, शायद नहीं करते होंगे तो तत्काल करना आरंभ कर दीजिए कल से ही, कि प्रातःकाल सोकर उठे जैसे ही, अन्य कोई काम किए बिना, यदि लघुशंका के लिए जाना जरूरी है, प्रेशर लग रहा है तो वहाँ से निपट आइए और तुरंत गुनगुना पानी, एकदम ठंडा पानी नहीं, गुनगुना पानी पीजिए। कितना? 3 गिलास 4 गिलास पीजिए, अपनी आयु के अनुसार पिया जाता है। बच्चों को जब बताएंगे उसके बारे में तो बता दिया हूँ मैं कह रही वही बात है ना, हम उषापान करते नहीं हैं, बच्चों को शिक्षा देंगे, बच्चे क्या करेंगे, आप उनको लाभ और हानि भी नहीं समझा सकेंगे। स्वयं करें तो जाने, तो स्वयं करेंगे। 3 से 4 गिलास पानी आराम से पिया जा सकता है और 3 गिलास पानी पीने के पश्चात ये थोड़ा बहुत जो आसन बताएं आपको, 8-10 बार ताड़ासन, चक्रासन इत्यादि किए, कुछ भी नहीं करेंगे तब भी थोड़ा समय बीतेगा। चहलकदमी कर लीजिए, आप खड़े खड़े एक ही जगह खड़े खड़े आप जॉगिंग कर लीजिए थोड़ा सा, या चलना फिरना हो जाता है, झाड़ू वगैरह लगा लेते हैं जिससे मूवमेंट हो शरीर में थोड़ा सा, आपको तुरंत प्रेशर लगेगा।
और पेट साफ होगा। एक बार में नहीं होगा, दोबारा फिर कुछ पी लीजिए और सवेरे सवेरे चाय ना पीजिए। जो बेड टी का जो कल्चर है ना, आयातित कल्चर विदेशों से, बहुत घातक है ये स्वास्थ्य के लिए। तो बेड टी के बदले आप बेड वाटर कहीं ज़्यादा अच्छा है। बेड में तो पीना नहीं, बेड से नीचे उतर के पीना है, और वाटर थेरेपी के अंतर्गत आता है। हमारे पेट के पाचन तंत्र का चित्र इत्यादि इत्यादि उन्होंने संवाद में सब बता दिया। फिर उसका लाभ आपने बताया। मार्केट में आप लोगों ने देखा होगा कई प्रकार के टूथपेस्ट विज्ञापन में भी बताते हैं, मार्केट में भी, और हम लोग आकर्षित होकर कोई भी टूथपेस्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जाने कि कौन सा टूथपेस्ट हमें यूज करना चाहिए। तो ये काला मंजन आता है, देखिए ये काला मंजन है, ये आयुर्वेदिक गुणों से भरपूर है। अगर इसको हम करें और ये जो बिछड़ंगली है, इससे हम ऐसे मसूड़ों को मालिश करें, दांतों की मालिश करें, तो हमारे मसूड़े भी क्या होते हैं, मजबूत होते हैं। क्या होते हैं? अब मसूड़े मजबूत होंगे तभी उनकी पकड़ भी मजबूत होगी दांतों पे, है ना। तो हम अपने मसूड़ों को भी मजबूत बनाएं, तो ये काला मंजन यूज कर सकते हैं। और साथ ही साथ आयुर्वेदिक के रूप में आजकल दंत कांति है और भी आयुर्वेदिक टूथपेस्ट मिलते हैं। तो हम ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि आयुर्वेदिक चीजों को प्रयोग करें। ठीक है बेटा? ठीक है, तो आप लोग आयुर्वेदिक टूथपेस्ट यूज करेंगे जी, बहुत बढ़िया। और यहाँ से हट के थोड़ा मैं बताना चाहूंगी कि जैसे कि पहले भारत को विश्व गुरु कहा जाता था, है ना, आज भी है विश्व गुरु, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा भारत कहीं जो पाश्चात्य संस्कृति है, वेस्टर्न जो कल्चर है, उसको कहीं ना कहीं अनुसरण करने लगा है। और इसी कारण कहीं ना कहीं उनका नाम में वो पहला जो था सम्मान था वो धीरे धीरे कम होने लगा है। लेकिन आप देख पा रहे हो कि वो समय फिर से वापस आ रहा है। कौन सा समय वापस आ रहा है? जिस समय हमारा भारत विश्व गुरु था। पहले हमारे भारत में किसी की तबियत खराब होती थी तो जड़ी बूटी खोजते थे, आयुर्वेद को खोजते थे। समय ने उसको एलोपैथी जो वो है चिकित्सा पद्धति, उसने ले लिया। पहले प्राचीन काल में योग को अपनाते थे, समय के साथ योग को सब भूल गए। पहले जैविक खेती करते थे, समय के साथ उसको भी लोग भूल गए। लेकिन जैसे जैसे इस तरह से महामारी आने लगा, कोरोना जैसे, तो हमारे भारत के लोगों को वो योग याद आने लगा, वो जड़ी बूटी याद आने लगा, वो आयुर्वेद आने लगा। तो सारी चीज जो प्राचीन समय में था वो पुनः वापसी हो रहा है। तो वो दिन दूर नहीं है कि भारत विश्व गुरु बनेगा, और जिसके साक्षी हम सब बनने वाले हैं। तो जरूरी है कि ये सारी चीजों को हम अपने स्कूल में, अपनी कक्षा में अपने बच्चों के बताएं और उनको भी अपनाने के लिए कहें। वैष्णव सभ्यता को हावी ना होने दें। धन्यवाद। तो ये दांत साफ करने से संबंध में क्या है? दो बातें सिखानी बच्चे को, आपने देखा होगा। दांत साफ जरूर करना है, अन्यथा रोग कीटाणु होकर के भोगले हो जाएंगे, एक। और दूसरा, दांत साफ कैसे और किससे करना है, यही बताना है उनको। दांतों की सफाई के साथ में जब दातुन करते हैं तो जबड़ा ऐसे काम करता है, तो एक्सरसाइज होता है। और जब मंजन करते हैं, ऐसे घिसते हैं, तो उसकी मालिश होती है। जबड़े का व्यायाम होता है दातुन से, और दंत मंजन से मसूड़े की मालिश होती है। इसलिए वो भी कम से कम सप्ताह में 2-3 दिन तो करें। चलो ब्रश कर लें, लेकिन 2-3 दिन ये भी तो करें। और ब्रश करें तो बहुत जल्दी जल्दी करें। सॉफ्ट वाला ब्रश खरीदें, कड़क वाला ना खरीदें, नहीं तो पूरा उसका छिलका निकाल देगा। दांत का भी, दांत के ऊपर एक लेयर होता है जिसको सुरक्षित रखता है, तो सब बर्बाद हो जाता है। ये बताने की चीज। तो बच्चों, भोजन करने का एक नियम है। क्या नियम है बच्चों? हमेशा ठीक समय में भोजन करना चाहिए। आप हमको कितने सुबह का नाश्ता कितने समय करना चाहिए? 8 से 9 के बीच में। और उसके पश्चात भोजन कम से कम 2-3 घंटे के बाद करना चाहिए। या आप स्कूल जाते हैं ना, तो स्कूल जाने के पहले भोजन करिए। बच्चों, अगर हम किसी भी समय भोजन करते हैं तो उस समय हमारा पाचन तंत्र खराब हो जाता है। इसलिए ठीक समय में आप नियमित भोजन करिए। जब आप सही समय में भोजन करते हैं ना, तो आपके पेट में एक रस उत्पन्न होता है जिसको बोलते हैं पाचक रस। वो आपके भोजन को पचाने में सहायक होता है। और आप कभी भी भोजन करेंगे ना, तो पाचक रस हर समय उत्पन्न नहीं होता, फिर आपका पेट खराब होता है।
और बच्चों जब कड़ी भूख लगे तभी भोजन करना चाहिए। जैसे आपने रोटी सब्जी खा ली, अब आपको पेट भरा हुआ है, तब आपको और कुछ भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि बच्चों हमको खाने के लिए जीना है कि जीने के लिए खाना है? जीने के लिए खाना है। कि खाने के लिए जीना है? जीने के लिए खाना है। तो इसलिए बच्चों हमेशा ठीक टाइम में भोजन करिए। भोजन कैसे करें? खूब चबा चबा कर। भगवान ने हमको दांत क्यों दिए हैं? चबाने के लिए। आपने गाय बैल को देखा है ना? गाय जो है भोजन को घास खाती है, लेकिन अपने गले में थैली में रख लेती है, और जब बैठती है तो खूब जुगाली करती है, इतना चबाती है कि पानी बन जाता है। तो बच्चों जब आप भोजन करते हैं तो इतना चबाइए कि क्या बन जाए? वो पानी बन जाए। तो इस प्रकार भोजन हम ठीक से करें। भोजन और जलपान दोनों बताना है, और दोनों बहुत महत्वपूर्ण चीज है। तो जलपान के अंदर, भोजन के अंदर क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए भी सिखाना है उनको, बच्चों को। समय बचेगा तो लास्ट में क्या खाएं क्या ना खाएं आपको स्लाइड के माध्यम से, पीपीटी के माध्यम से बता देंगे। आमतौर पे खान पान की इतनी अनियमितताएं हैं और इतनी स्वाद लोलुपता है कि सारे स्वाद को चौपट वही करता है। और किसी आइए बच्चों, आज हम एक बहुत ही शानदार घटनाक्रम सुनाने वाले हैं। बच्चों एक लड़का था जिसका नाम था मोहन। क्या नाम था बच्चों? मोहन जो था ना, बचपन में बहुत ही अच्छा बच्चा था, लेकिन गलत संगति में पड़ गया वो, और गलत संगत में पड़ने के बाद वो चोरी करना सीख गया, झूठ बोलना सीख गया और नशा करना सीख गया। अब नशा करने का जब शौक चढ़ा उसको, तो नशा करने के कारण वो धीरे धीरे क्या करने लगा? उधार लेने लगा, और उधार लेते लेते उसकी उधारी इतनी बढ़ गई कि जिनसे उधार लिया था वो तंग करने लगे। अब क्या करे? बच्चा है, कमाई तो है नहीं उसकी। तो उसने एक उपाय सोचा। क्या उपाय सोचा बच्चों? उसने अपने बड़े भाई के जो कड़ा जानते हैं ना, हाथ में जो पहनते हैं, उस कड़े को उसने चुराया और उसका छोटा सा हिस्सा सुनार दुकान में जाकर के कटवा करके उसको बेच दिया, और बेच करके जो पैसा मिला उससे उसने कर्ज को चुकाया, और कड़ा को थोड़ा सा गर्म करवा के उसको फिर से उस साइज का बड़ा करवा दिया, और चुपचाप अपने भाई के पास रख दिया उसने। अब ये उसने चोरी तो की, लेकिन उसने नाटक देखा। कौन सा नाटक देखा? वो नाटक था राजा हरिश्चंद्र का नाटक। अब उस बच्चे ने देखा बच्चों कि राजा हरिश्चंद्र इतने बड़े राजा, लेकिन अपने सत्य की रक्षा के लिए उन्होंने अपने पुत्र, अपनी पत्नी का भी बलिदान कर दिया, अपने राजपाट को भी त्याग दिया। देखिए बच्चा क्या देख रहा है? नाटक। लेकिन उस नाटक को देखते देखते उसकी घटना उसके मस्तिष्क में ऐसी छाप पड़ी कि उसको लगा कि इतना बड़ा राजा और असत्य के लिए अपने राजपाट, अपनी पत्नी, अपने पुत्र को भी बलिदान कर दिया, और देखो मैं अपने छोटे से शौक को पूरा करने के लिए चोरी किया, अपने पिता से झूठ बोला, अपने भाई से झूठ बोला। बच्चों उसको इतनी आत्मग्लानि हुई कि वो रात भर सो नहीं सका। दूसरे दिन सुबह उठा, अब उसने सोचा कि मुझे इसका प्रायश्चित तो करना चाहिए, तो मैं अपनी इस गलती के लिए अपने पिता से माफी मांगूंगा। लेकिन पिताजी बड़े कड़क रहते हैं ना, हमको अपने पिता से डर लगता है, उसको भी डर लगा। तो उसने एक उपाय सोचा। उसने अपनी सारी गलतियों के कागज में पूरा लिखा, पिताजी प्रणाम, और पूरी गलतियों को लिखा उसने, और लास्ट में संकल्प लिया कि पिताजी अगर आज आप मुझे माफ कर देते हैं तो मैं संकल्प लेता हूँ कि आज के बाद मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा, कभी चोरी नहीं करूंगा, कभी नशा नहीं करूंगा। बच्चों उसने अपनी सारी गलतियों को लिख करके कागज में लिखा और लिख करके अपने पिताजी के पास गया। उनके पिताजी बीमार थे, लेटे हुए थे, तो चुपचाप उसने अपने पिताजी के तकिया के नीचे रख दिया और दीवार से छुप कर देखने लगा। जब उनके पिताजी की नजर उस कागज पर पड़ी तो पिताजी ने पूरे चिट्ठी को पढ़ा। पढ़ते 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 उनके पिता की आंखों में आंसू आ गए, आंसू गिरने लगे, और उनको देख करके जो मोहन है ना, उनकी भी आंखों में आंसू आ गए। और उस मोहन ने संकल्प लिया कि जिस घटना के कारण मेरे पिता की आंखों में आंसू है, आज से मैं गलतियों को नहीं करूंगा। और बच्चों उस दिन से मोहन ने कभी
झूठ नहीं बोला, कभी चोरी नहीं किया, कभी नशा नहीं किया। उनके पिताजी को ये दुख तो था कि मेरा बेटा इस प्रकार की गलतियां कर रहा है, लेकिन इस बात की संतुष्टि थी कि मेरा बेटा अगर अपनी गलतियों को स्वीकार कर रहा है, अगर वो संकल्प ले रहा है, तो उसका संकल्प कभी बेकार नहीं जाएगा। आप बता सकते हैं बच्चों, वह मोहन कौन था? बिल्कुल ठीक, जोरदार ताली अपने लिए। बच्चों, वो बालक बड़ा होकर बना मोहनदास करमचंद गांधी। अब एक बात बताइए बच्चों, अगर वह मोहन अपने संकल्प को तोड़ देता, अगर वो चोरी करता रहता, झूठ बोलता रहता, नशा करता रहता, तो क्या आज महात्मा गांधी होते? कभी नहीं होते, उनकी बात कोई नहीं मानता। तो बच्चों, ये हमारे लिए भी है, हम भी अगर चाहते हैं कि हम महान बने, तो हमको भी यह संकल्प लेकर के, छोटे छोटे संकल्प लेकर के अपनी बुराइयों को, अपनी गलतियों को दूर करते करते हमको श्रेष्ठ इंसान बनना चाहिए। और इसी में बात करना चाहूंगा शिक्षक साथियों, मानव के 4 प्रकार बताए गए, नर पिशाच, नर पशु, नर मानव, देव मानव। नर पिशाच कौन? तो आप देखिए, बड़े बड़े दांत वाले राक्षस नहीं, बड़े बड़े सिंह वाले राक्षस आज नहीं, लेकिन क्या मनुष्य राक्षस से कम? मनुष्य से मनुष्य को डर लगता है। ऐसे ऐसे कृत्य मनुष्य कर रहा है कि राक्षस भी शर्मा जाए। क्या हम इसको मानव कहेंगे? नर पिशाची की श्रेणी में तो है। नर पशु जो केवल अपने बारे में सोचता है, मित्र अगर घायल पड़ा तो कोई मतलब नहीं, वो आराम से जिंदगी जिएगा, नर पशु की श्रेणी में आते हैं। नर मानव अपने साथ अपने मित्र, अपने पड़ोसी, अपने परिवार के बारे में सोचता है। और देव मानव जिनका पूरा जीवन दूसरों के लिए समर्पित हो गया। भाइयों, शिक्षक साथियों, आप सभी इस देव मानव की श्रेणी में आने जा रहे हैं, क्योंकि आप अपने जीवन के अमूल्य पल को इस श्रेष्ठ कार्य के लिए लगाने जा रहे हैं। तो ये और नशा मुक्ति का गाना इसमें दिया, 2 लाइन गा दीजिए, इसको मजा आ जाएगा। नशा न करना मान लो कहना, मेरे प्यारे बहना, मेरे भाई बहना, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। बॉडी लैंग्वेज करके, और वो सही बात है। फिर उसको थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए आप, नशे से होने वाली हानियों, क्या क्या हानि होती है, अब वो थोड़ा सा बता दीजिए। जबड़ा जाम हो जाएगा, दांत सड़ जाएंगे, छोटे बच्चे रहोगे उसी से बताते काले पीले पड़ जाएंगे कि कोई दोस्त भी परेशान हो जाएगा, आपको पसंद नहीं करेगा, बाजू में बैठ नहीं सकोगे क्योंकि तुम्हारे मुंह से बदबू आएगी, टीचर तुमको पसंद नहीं करेंगे, कोई तुमसे मित्रता नहीं करेगा, माता पिता भी पसंद नहीं करेंगे, और कहीं नौकरी भी नहीं मिलने वाली है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा स्वास्थ्य वैसे ही खराब रहने वाला है। और शादी तो तुमसे कोई करेगा नहीं, परिवार तो तुम्हारा कोई बनेगा नहीं बेटा। तो सोच लो अभी से, तो डरो इनसे। और जिन लोगों ने किया है नशा ना, उनकी जिंदगी की बड़ी दुर्दशाएं हुई है। बताएं कैसे हुई है? ये देखो पोस्टर, ये इसने गुटखा कहाँ खाया और ये गाल गलाया, और इसने गोभी जैसे मुंह फुलाया। हाँ, इसको दिखा दीजिए आप, पोस्टर है। आप काम शुरू कीजिए, आपको सारा मटेरियल प्रोवाइड करा देंगे। कितना आपको मटेरियल चाहिए बताइएगा, थक जाएंगे आप, इतना मटेरियल है। ये दिखा दीजिए। डराने की जरूरत है नई पीढ़ी को। बड़े लोगों से तो थक गए, बड़े लोग तो अपने मन से समझेंगे तो समझेंगे, लेकिन नौनिहालों को, युवाओं को, किशोरों को बचाना है इस तरीके से, तो उनको डराइए। देखो ये है कैंसर वाला मुंह, क्या करता था? बीड़ी पीता था, गुटखा खाता था, और बड़े शान से खाता था। आपके पास पैसा ज्यादा है, पापा के पास पैसा ज्यादा है, अरे काजू किशमिश खाओ ना, सारे बादाम खाओ, काजू किशमिश खाइए, रसमलाई खाओ, पैसा ज्यादा है। पापा से बोलो, ये क्या कोई खाने की चीज? जानवर भी नहीं खाता गुटखा, बताओ। आगे की क्रम में चलते हैं। इंजीनियरिंग कला में एक और प्रयोग देखते हैं। देखिए क्या दिखाई दे रहा है आप लोगों को? बहुत सुंदर आप लोगों को कागज दिखाई दे रहा है। कागज में कुछ चित्र बना है क्या? देखिए तो डिब्बा बना है, बहुत सुंदर। क्या बना हुआ है? डिब्बा बना है। आप लोग बता सकते हैं बेटा कितने डिब्बे हैं इसमें? गौर से देखिए, ध्यान से देखिए, कितने डिब्बा है? 16 डिब्बा है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। एक बार अपने लिए ताली बजाओ, आपने 16 कहा, बहुत बढ़िया।
देखिए, इसको लंबाई चौड़ाई एक समान वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ग। इस जो चित्र बना हुआ है डायग्राम में कितने वर्ग हैं, कितने डिब्बे हैं, एक बार ध्यान से गिनिए। ध्यान से देखेंगे तो और दिखेगा। 16 ही है क्या? ये 16 वर्ग है। एक हमारे बच्चा ने कहा 17, इसके लिए ताली बजाइए। इसको 17 दिख गया, मतलब चमत्कार, एक ज्यादा दिखा। चलिए और कुछ दिख सकता है क्या? और 20। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, उनके लिए भी ताली बजाइए। आप 20 कैसे में हुआ वो भी बताइए आप। हाँ आइए बेटा, आइए आप, आइए बेटा। 25 बढ़ गया, इसके लिए भी ताली बजाएंगे। बहुत सुंदर। और कोई बढ़ने वाले हैं क्या? कोई बढ़ने वाले हैं? 26, 27। हाँ 27 और सही बात है। बहुत बढ़िया बोलने से बढ़ते जाएंगे, लेकिन उसके बाद जो बढ़ेगा उसको आगे बताना पड़ेगा, है ना? तो आपने 26 कहा है। आइए आओ बेटा, आओ इधर आओ, आप गिन के बताएंगे। हमारे इस कक्षा के सबसे होशियार बेटी है ये, और वो बताएंगी गिन कर 26। बताइए। ये दीदी, ये पूरा 116 है जी। फिर यहाँ से ये जी, फिर ये अलग हुआ, फिर ये बीच वाला हिस्सा, फिर ये कोना वाला हिस्सा, फिर ये कोना वाला हिस्सा, फिर ये कोना वाला हिस्सा, फिर ये बीच वाला, ऐसे करते करते जी। कितना हुआ? मैं तो नहीं गिनती। कोई बात नहीं। बहुत सुंदर आपने बताया। जी जी। ब्लैक बोर्ड में ज्यादा अच्छा लगता है बताना इसको, उसमें चलेगा ना? क्या चलेगा ये? उसको क्या करते हैं, जैसे डायग्राम से ही बताइए। अपने पास ब्लैक बोर्ड रहेगा, आप ब्लैक बोर्ड में कर दीजिए, लेकिन बच्चे को बुलाकर बताइए। ब्लैक बोर्ड में बताने से ना ज्यादा समझ में आता है, फिर मैं कोशिश करती हूँ विदाउट माइक। चलिए देखते हैं इसको। बहुत बढ़िया आप लोगों ने अनुमान लगाया, बहुत अच्छा था। ये है एक बड़ा डिब्बा है, एक हुआ, आप लोग गिनते रहिएगा ना। एक हुआ, आप लोगों ने सब सर्वप्रथम इसको 16 गिना, जोड़ लीजिए कितना हो गया? 17। बहुत सुंदर। ये देखिए एक वर्ग ये बना, कितना हुआ? ये देखिए कितना हुआ? 19। ये हुआ 20। बहुत सुंदर। ये कितना हुआ? 21। ये कितना हुआ? 22। ये कितना हुआ? 23। ये कितना हुआ? 24। ये कितना हुआ? 25। ये कितना हुआ? 26। एक और वर्ग है इधर 3 डिब्बा, इधर 3 डिब्बा, कितना हुआ? 27। इधर देखिए ये 3 डिब्बा, इधर 3 डिब्बा, इधर कितना हुआ? 28। इधर 3 डिब्बा, इधर 3 डिब्बा, कितना हुआ? 29। इधर 3 डिब्बा, इधर 3 डिब्बा, कितना हुआ? 30। जी बहुत सुंदर। यही इसके अंतिम पड़ाव है 30। इससे हमने क्या सीखा? क्या सीखा? सामान्य तौर पे इसको हम देख रहे थे तो कितना दिख रहा था? 16। और जब इसके गहराइयों की तरफ हम गए, विचार करने लगे, चिंतन करने लगे, मनन करने लगे, 30 तक पहुंच गए ना? ठीक उसी तरह बेटा आप लोग के साथ होता है। मम्मी बोलती है टीवी मत देख, तुरंत गुस्सा, क्योंकि हम मम्मी क्यों कह रही है इसको नहीं सोचते हैं, हम ये सोचते हैं कि मम्मी ने मना कर दिया, तुरंत गुस्सा होते हैं। लेकिन हमको थोड़ा सा सोचना चाहिए कि मम्मी ने क्यों कहा मुझे टीवी देखने के लिए, मना क्यों किया। अगर हम सोचें तो वो हमारे भविष्य को उज्जवल देखना चाहती है। तो अगर हमारे मानसिकता को, विचारों को हम विस्तार करें तो हम वहां तक पहुंचेंगे जहां तक हमें सफलता मिलती है। हमारे पिताजी कहते हैं पढ़, तो हमारा लगता है अब भी तो स्कूल से आया फिर पढ़। बिल्कुल एकदम नरक सी जिंदगी, दिन रात ट्यूशन भेज रहे हैं, स्कूल भेज रहे हैं, पढ़ने नहीं दे रहे हैं। लेकिन पापा क्यों बोल रहे हैं पढ़ने के लिए? इसके पीछे अगर हम विचार करेंगे, हमें मनोभाव को बढ़ाएंगे, चिंतन करेंगे, तब हम पाएंगे कि वे हमारे हित के लिए कर रहे हैं। आज तक जितने भी बड़े व्यक्तित्व के स्वामी बने हैं वो इसी तरह बने हैं। एक उतनी विचारधारा के होते हैं जिनको 16 दिखाई देता है। तात्पर्य मैं ये कहना चाहूंगी, थोड़ा सा विषय से हट के बोलना चाहूंगी, थोड़ा सा बच्चों से बाहर निकलकर एज ए टीचर बोलना चाहूंगी, एज ए
टीचर को बोलूंगी, टीचर की भाषा में बोलना चाहूंगी। हमने शुरू में एक लाइन मैंने कहा था कि आप राष्ट्र निर्माता हो करके। शुरू में जो राष्ट्र निर्माता, हम सब राष्ट्र निर्माता हैं, वो 16 है। जब हम कहते हैं कि हम राष्ट्र निर्माता है, राष्ट्र निर्माता है, राष्ट्र, यहाँ गली गली सब जगह हम बोलते हैं तो वो एक 16 नंबर होता है। लेकिन जब थोड़ा सा सोचते हैं कि निर्माता माने होता क्या है, तो वो 17 हो जाता है। उसके बाद अरे निर्माता मतलब, राष्ट्र निर्माता मतलब व्यक्ति का निर्माण के बारे में बात हो रहा है। व्यक्ति जो हमारे पास पढ़ने आते हैं उसके बारे में हमको काम करना है। जब ये सोचते हैं तो थोड़ा संख्या बढ़ जाती है। अब कैसे उसको हम अच्छा व्यक्तित्व बनाएं, कैसे उनको विषय में पारंगत बनाएं, जब ये सोचने लगते हैं थोड़ा थोड़ा तो वो और संख्या बढ़ती जाती है। हम इंजीनियर तो डायरेक्टर नहीं बना सकते, बच्चों को बना सकते हैं क्या? नहीं। हमारे स्कूल से पास होकर कोई इंजीनियर बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई नहीं बनेगा। लेकिन हम बच्चे को ये तो दिखा सकते हैं, सपने दिखा सकते हैं कि एक अच्छा डॉक्टर क्या क्या कर सकता है और उसके एक अच्छे डॉक्टर होने से हमारे देश को क्या लाभ होगा, ये तो बता सकते हैं ना। यहाँ से उनके सपना देखना शुरू होता है और यहीं से वो एक डॉक्टर बनने के उस राह में आगे गुजरने को लगता है और वो पढ़ाई भी करने लगता है। तो हम उनको सपने दिखा सकते हैं। हम बच्चों को डायरेक्ट इंजीनियर नहीं बना सकते, लेकिन इंजीनियर क्या क्या कर सकता है ये बता सकते हैं। एक मानव क्या क्या कर सकता है ये बता सकते हैं। जब हमारे शिक्षकों में ऐसे चिंतन शुरू हो जाता है तो लास्ट उनका विचार जो है 30 नंबर तक पहुंच जाता है। और एक शिक्षक की जो दृष्टिकोण है हमेशा 30 ही होना चाहिए, 16 नहीं होना चाहिए। और जिस दिन हम 30 हो जाएंगे, हमारी विचारधारा 30 में पहुंच जाएगा, उस समय हमारे सारे बच्चे एक से बढ़कर एक निखर कर आएंगे और जिस तरह से राष्ट्र को चाहिए, जैसा नागरिक चाहिए वैसा हम बना कर देंगे। धन्यवाद। अब ये मुझे करने की बारी आ रही है, करने कहा जा रहा है। बोलिए भारत माता की जय। बच्चों आपने बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें सीख ली। देखिए ये क्या है? मोमबत्ती है। क्या करते हैं इसे? जवाब दीजिए। क्या करते हैं? क्या जलाते हैं? अच्छा चलिए, कौन जलाएगा? कोई एक बालक बालिका आएंगे? आइए, कोई आ जाइए। चलिए जलाइए। अब बताइए कब कब जलाते हैं मोमबत्ती? जब लाइट गोल हो जाती है। और दिवाली में भी जलाते हैं क्या मोमबत्ती? जलाते हैं ना। अच्छा। तो देखिए ये मोमबत्ती जला लिया, रोशनी हो गई और अरे बुझ गया। ये तो बुझ गई। कैसे बुझ गई? कैसे बुझ गई? हवा से बुझ गई। ये तो हिलेगी वही हाथ से। इतनी जल्दी बुझ गई, हवा से बुझ गई। अच्छा कोई बात नहीं। चलिए ये क्या है बच्चों? ये भी हमने जला दिया। ये जल रहा है? जल रहा कि नहीं जल रहा? तो आप बोलते हैं हवा से बुझ गई है, चलो हवा कर दिया इसको। बुझा? नहीं बुझा। बुझेगा क्या? फूंक क्या था इसको? बटन है उसको बात कर। जोर से फूंकिए, जोर से। हवा की बात हो रही ना, तो दारा सिंह फूंकिए। और झांसी की रानी से दारा सिंह से भी नहीं, झांसी की रानी से भी नहीं। ये बताइए तेज आंधी तूफान कुछ भी आए ये बुझेगा? नहीं। तो बच्चों देखिए, एक तो मोमबत्ती है, ये भी जली और ये भी जल रहा है। ये जरा सी हवा आई, हवा के झोंके से ये तुरंत बुझ गई और ये आंधी तूफान से भी नहीं बुझने वाला। ये टॉर्च। इसी प्रकार से दो प्रकार के लोग होते हैं और उनकी संकल्प शक्ति होती है। एक होते हैं मोमबत्ती के समान, जिनकी संकल्प शक्ति ऐसी होती है कि आज सोचा, संकल्प किया और जरा सी विपरीत परिस्थिति आई, किसी ने कुछ कह दिया, वो तुरंत बुझ गए, बस समाप्त हो गया। वो भूल भी जाते कि मैंने क्या संकल्प किया था। और एक व्यक्ति वो होता है, इस प्रकार के लोग होते हैं जिनकी संकल्प शक्ति सुदृढ़ होती है, टॉर्च के समान। भाई संकल्प कर लिया तो कर लिया, आर या पार, वो पूरा करके रहेंगे। ये दो तरह के लोग होते हैं। अब आप बताइए बच्चों कि आप मोमबत्ती के समान बनेंगे
किस टॉर्च के समान संकल्प शक्ति वाले बनेंगे? बोलिए, टॉर्च के समान बनेंगे। यही साधना है। आपको छोटी घटना सुनाओ। आप ही के समान एक छोटे बालक थे और उनकी आयु रही होगी 7-8 साल की आयु रही होगी, कहीं 5वीं 6वीं में पढ़ते रहे शायद मेरे ख्याल से। और जब वो कहीं जा रहे थे स्कूल से निकल करके, तो स्कूल से निकलते निकलते जब जा रहे थे रास्ते से, तो उन्होंने एक हवाई जहाज उड़ते हुए देखा आकाश में। और उस बच्चे के मन में पता नहीं कौन सी बात आ गई, मन ही मन उसने कुछ ठाना और उसके जेब से कोई सिक्का था, उसने सुन रखा था शायद कि सिक्का उछाल करके संकल्प लिया जाता है। जेब से एक सिक्का निकाला और उछाला और चूम लिया। तो उनके पीछे एक दादाजी आ रहे थे, तो उसने बोला कि बाबू क्या कर रहा है? बोले मैं हवाई जहाज देखा ना, हवाई जहाज उड़ाऊंगा। अच्छा हवाई जहाज उड़ाओगे तुम? दादाजी हवाई जहाज उड़ाऊंगा तो बनाऊंगा भी, ये मैं संकल्प लेता हूँ। अच्छा जीते रहो बेटा, ठीक है, बहुत अच्छी बात। दिन बीतते गए, बच्चा पढ़ने लिखने में लगा रहा। समय बीतता गया। वही बच्चा आगे जाकर कई यूनिवर्सिटी से डिग्रियां हासिल किया, बहुत बड़ा मिसाइल मैन बना और भारतवर्ष को गौरवान्वित करने वाला हमारा पूर्व राष्ट्रपति भी बना। कौन था वो बताइए आप? ये वही बच्चा था जो अपने संकल्प शक्ति के सहारे उस मुकाम को हासिल किया। आप बनना चाहते हैं कि बनना चाहते हैं? हाँ, तो अगर किसी ने कह दिया अरे बाल संस्कार शाला में क्या सिखाते हैं, अरे हटाओ छोड़ो, अभी तो क्रिकेट खेलने का टाइम है, तो आपने पहले सोचा था बाल संस्कार शाला जाना चाहिए, अब बस टाइम फिक्स हो गया, भूल गए। या कहीं पर मान लीजिए कोई खेल खिला रहे, कोई जादूगरी हुई, उसको देखने चले गए, भूल गए। सोने का मन है आज कौन जाए, बाल संस्कार शाला पढ़ने नहीं जाते, आज स्कूल नहीं जाते, तो आज होमवर्क नहीं करते, जबकि संकल्प किया है कि हम होमवर्क करेंगे, हम ज्ञानवान बनेंगे, हम टीचर्स की बातें सुनेंगे, लेकिन आप मानते नहीं। क्यों? क्योंकि आपकी संकल्प शक्ति सुदृढ़ नहीं है। तो फिर आप ऐसी बन जाएंगे, ऐसी आज जलेंगे कल बुझेंगे, जिंदगी में कभी भी रोशनी को नहीं पा सकेंगे। तो आप सबको शुभकामनाएं माने कि APJ अब्दुल कलाम के समान ही टॉर्च के जैसे आपकी संकल्प शक्ति हो और हमेशा आप आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी। हाथ उठाइए और संकल्प करिए, आज से हमारा संकल्प है कि हम श्रेष्ठ कार्यों के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे और जिनके लिए हम संकल्पित होंगे उस कार्य को आजीवन करते रहेंगे, कभी नहीं छोड़ेंगे। ईश्वर हमें शक्ति प्रदान करें। बोलिए भारत माता की जय। ये स्वस्थ रहने की कला, जीवन जीने की कला, ये लगभग हुआ। इस किताब में ही पतली सी किताब है जो छोटी सी है, इसमें 13 जीवन जीने की कला, 5 स्वस्थ रहने की कला, 18 प्रयोग। आप इसके आधार पर ही बना सकते थे। अभी आपकी बारी आएगी तो आप लोग इसको करेंगे।